नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कल नतीजे आ जाएंगे। शहर में किसकी सरकार बनेगी ये कल सुबह 9 बजे से पता लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पूर्वानुमान है, जो रुझान है, जो एग्जिट पोल आप जिन्हें कहते हैं, वो बता रहे हैं कि बीजेपी को यहां बढ़त मिलेगी। अब बीजेपी को बढ़त मिलना बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि बीजेपी नगर निगमों में बात करें तो कहीं थी ही नहीं। नगर पालिकाओं पर भी ज्यादातर कांग्रेस का कब्जा था। अमूमन होता यह है कि राज्य में जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, निकाय चुनाव में उसी की तूती बोलती है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कहा है कि हम लगातार जो 173 निकाय है वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार आपको बताया कि अधिकांश जगह कांग्रेस काबिज थी, पर यहां पर अब ईवीएम को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने अभी से बहाना खोज लिया है, और उधर कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम के सहारे ही ये चुनाव अब तक जीतते आए हैं, और इसीलिए इन्होंने पहले कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और बाद में ये अपने उसी हथियार के साथ यानी ईवीएम के साथ चुनावी मैदान में आए हैं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो ईवीएम को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है, अमरजीत भगत के आरोप लगा रहे हैं, अरुण साहब ने कैसे पलटवार किया है, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी लगातार बहाने कर रही है, हार के बहाने ढूंढ रही है, और सबको मालूम है कि ये ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की भूमिका बना चुके हैं, बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है नगरीय निकायों की 5 साल जैसी उन्होंने दुर्दशा की तो शहर की जनता उनके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। साल भर का अगर काम देखेंगे तो बहुत संतोषजनक नहीं है सरकार का, और चुनाव की तैयारी में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी, और इनको कहीं से ये जो रिपोर्ट आया कि अगर बैलेट से होगा तो सरकार मात खा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी, इसलिए ये लोग ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लास्ट टाइम में लिए हैं। आज के सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर खत्म होगा। कल शहर सरकार का इंतजार खुलेगा 173 निकायों के नतीजों का द्वार। बीजेपी का दावा, बनेगी ट्रिपल इंजन सरकार। 13 महीने के कामकाज पर जनता को कितना एतबार। कांग्रेस बोली हार के डर से ईवीएम का सहारा। बीजेपी ने बताया कांग्रेस के बहाने का ठीकरा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर। कौन बनेगा शेर, कौन होगा ढेर। उलटफेर तो तय है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से मेहमान जुड़ गए, उनका मैं तारुफ करा रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश घोरमेड़े जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और उधर कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। उमेश जी, आपके पास आता हूं। देखिए, पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। 2 सरकारें आपकी हैं, केंद्र और राज्य की सरकारें, जाहिर सी बात है, और इधर फिर आप 1 सवा साल से लगातार काम भी कर रहे हैं, तो उसका भी आपके पास एक बल होगा। लेकिन वो जो बैलेट पेपर पे पहले हामी भर दी थी अरुण साहू जी ने, और बाद में फिर उससे यूटर्न ले लिया, वो मुद्दा बन गया है कि भाई आप में हिम्मत थी तो आप ईवीएम से के बिना चुनाव लड़के दिखाते। अब पहले से जमीन तैयार है कांग्रेस के पास, क्या कहेंगे आप? देखिए, हार का बहाना कहें या हार के बहाने की जमीन तलाशना कहें या खुद ही जमीन बनाने का प्रयास करें, ये कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से जानती और समझती है। और मुझको लग रहा है कि कांग्रेस को हार की इतनी आदत हो चुकी है कि हार के बहाने तलाशने वाली जमीन बनाने में अब कांग्रेस माहिर हो चुकी है। आज से 1 दिन पहले की बात करें तो परिसीमन से लेकर के मतदाताओं की मत प्रतिशत की कमी को लेकर के तमाम सवाल कांग्रेस के नेता उठाते दिखे। मुझको लगा कांग्रेस थोड़ा एडवांस हो गई है, और बाद में हार का बहाने का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ने के बजाय पहले ही परिसीमन को लेकर के और कम मतदान प्रतिशत को लेकर के ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि दिल्ली में कांग्रेस को 0 मिला, लेकिन दिल्ली के अंदर में कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया। फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो 2018 के अंदर जब छत्तीसगढ़ में उसी ईवीएम से चुनाव हुआ, बंपर बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा। 23 के अंदर में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई,
फिर ईवीएम पे सवाल उठाने का काम किया गया। लोकसभा के चुनाव हुए तो नामांकन भराने से लेकर के ईवीएम पर सवाल उठाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। तो ऐसे सवाल उठाना और ऐसे जमीन तलाशना और इस प्रकार से बहाना बनाना, अब मुझको लगता है कि जनता को आदत सी हो गई है कि कांग्रेस ऐसे ही बहाने बनाती है। रह गई बात चुनाव और चुनाव परिणाम की, तो तमाम राजनीतिक दलों को जो मत मिले हैं वो ईवीएम में कैद है और कल काउंटिंग हो जाएगी, परिणाम हमारे आपके तमाम लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल मैं करना चाहता हूं, क्या वाकई में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही थी? क्या वाकई में किसी कांग्रेस के नेता का इंटरेस्ट दिखा चुनाव लड़ने में? अभी अमरजीत भगत साहब को मैं सुन रहा था, बहुत बयान दे रहे थे, आरोप लगा रहे थे। जरा आप भी याद कर लीजिए कि कौन से निकाय के अंदर में, कौन से पंचायत के अंदर में, कौन से जिले के अंदर में अमरजीत भगत साहब पूर्व मंत्री रहे, कद्दावर नेता है, कहीं प्रचार करते दिखे क्या? भूपेश बघेल जी भी ठीक से नजर नहीं आए कि कहीं वो प्रचार कर रहे होंगे। चरणदास महंत जी नया नेता तलाश कर रहे थे, टीएस सिंहदेव को। तो कांग्रेस तो एकजुट थी ही नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, ना नेता ना नीति, किसके नेतृत्व में लड़े यही पता नहीं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, एक बात और अभिलाष जी, जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, राजधानी रायपुर में पार्षद के प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई, हम कैसे मान ले कि वो चुनावी मैदान में थी? अब जाहिर सी बात है, जब वो लड़ ही नहीं रहे थे तो हार का बहाना तो बनाएंगे ही बनाएंगे। चलिए ठीक है, अजय जी आपके पास आता हूं। अजय जी देखिए, बड़ा कठिन दिन होने वाला है कल आपके लिए, हम जानते हैं, क्योंकि सभी नगर निगम पर आपका कब्जा था, एक भी हारे तो नुकसान तो होगा ही, और दूसरा फिर आप ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, धनबल, बाहुबल, प्रशासन, सिस्टम और फिर डबल इंजन की सरकार की मार, ये सब चीजें मिलेंगी तो रिजल्ट कैसा रहेगा सर, आपके फेवर में होगा क्या? देखिए अभिलाष जी, 2-3 से 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान की अगर स्थिति की बात करूं अभिलाष जी, 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायतें। अगर रायपुर की बात करूं तो पिछले 15 साल से हमारा महापौर है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और जो एग्जैक्ट पोल है, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। हमने पहले भी लगातार विलास जी देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के भी जो एग्जिट पोल थे वो लगातार हमारे समर्थन में थे। आज भाजपा के प्रवक्ता को किसी एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो कभी भी एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में कंपेरिजन नहीं है, लगातार एग्जिट पोल गलत साबित हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में लगातार पहले उन्होंने क्या किया कि चुनाव को टालते रहे ताकि प्रशासकों की नियुक्ति करके अधिकारियों के माध्यम से चुनाव को मैनेज किया जा सके। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, बात बहाने की नहीं है। आज अचानक अरुण साव जी, देखिए अभी तक जितने भी इलाज छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव हुए हैं, खास करके नगरीय निकाय चुनाव की बात करो, ये बैलेट पेपर तो होते रहे। अचानक अरुण साव जी बयान देने के बाद या यू टर्न लेके आप ईवीएम में शिफ्ट क्यों होते हैं? ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा पे आपके उस प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर आप चाहते क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आप परिसीमन में लगातार फेरबदल करते हैं। 50 से अधिक याचिकाएं अभिलाष जी वर्तमान में भी पेंडिंग चल रही है। मतदाता सूची में छेड़छाड़ करते हैं। तो ये सारे कदम बताते हैं कि येन केन प्रकारे सत्ता की प्राप्ति ले किसी हद तक जा सकते हैं। दूसरा देखिए, चुनाव की अगर बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं दे रहा हूं, महाराष्ट्र का चुनाव भी ताजा, अभी 5 सालों में अभिलाष जी 32 लाख वोटर ऐड हुए महाराष्ट्र के लोकसभा उसमें विधानसभा दोनों चुनाव के बीच में, जबकि लोकसभा विधानसभा के बीच में मात्र 5 महीनों में 37 लाख वोटर ऐड हो जाते हैं। आखिर ये वोटर कहां थे, अचानक कैसे आए हुए? जब चुनाव से डिटेल मांगा गया कि भैया किन किन लोगों ने मतदाता दिया, उसका डिटेल दीजिए, फोन नंबर दीजिए, लगातार 5 बार पत्र लिखने के बाद चुनाव कोई उसके लेटर देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र सरकार में आंकड़े दिए गए सरकार के द्वारा कि भैया 9.54 ये करोड़ जो है युवा मतदाता है, जो वोटर्स है, जबकि चुनाव जो आंकड़े देता है वो देता है 9.7 करोड़। ये 16 लाख नए वोटर कहां से पैदा हो गए? आज हमने पहले भी देखा कि लोकसभा चुनाव के जो पहले आयोग द्वारा आंकड़े दिए गए, अंत में जो आंकड़े दिए गए लगभग 6% का अंतर, हरियाणा में 7.5% का अंतर। और ये जब ईवीएम से मशीन है, 1 क्लिक में रिजल्ट आ रहा है, तो आखिर वोटों का परसेंटेज अंतर क्यों आ रहा है? तो ये दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको बहुत महत्वपूर्ण बता दे रहा हूं, बिजमल अग्रवाल जी सबसे सर्वाधिक जीतने बार वाले विधायक, वर्तमान में सांसद, भैया चुनाव प्रचार थम चुका था, उसके बाद भी गाजे बाजे के साथ अपने वार्ड प्रत्याशी के लिए, मैं चाहे तो वीडियो आपके चैनल पर दिखा सकता हूं कि वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज बिलासपुर के वार्ड प्रत्याशी खुलेआम पैसे बांटते हैं, जब पब्लिक पकड़ती है तो नाले में पैसे फेंक देते हैं। आज जो शराब का आबकारी स्टाफ की मदद से अब जो करना था वो तो हो गया ना। अजय जी, अगर इतना आपको लग रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जाएगी या गई है या मन है निकाय चुनाव को लेकर के?
देखिए तीन चीजें, हाँ अभिलाष जी देखिए लगातार ये हमारा कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन नहीं है। आज भी 100 से अधिक याचिकाएं, पूछिए मेरा से अभिलाष जी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जो विभिन्न संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो लोकतंत्र के बचाव के लिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आप विरोध की सबसे बड़ी पार्टी है। आप कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तय समय के बाद तो आप कोर्ट जाएंगे क्या? जी नहीं अभिलाष जी, देखिए पहला जो दायित्व है, हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, बृजमोहन अग्रवाल जी लिखा है। दूसरी बात तो खुद ही कह रहे हैं चुनाव आयोग न्याय नहीं दे रहा है, एग्जाम्पल देना, हमने चुनाव आयोग को, हाँ नहीं सही बात है। देखिए मैं 3 उदाहरण दे सकता हूं आपको। आज ये चुनाव कितना डरे हुए हैं, आज मेहतारी वंदन का फिर से फॉर्म भराया गया कई वार्ड में। आज प्रधानमंत्री आवास 18.5 लाख आवास की घोषणा करते हैं। सर जब आपको पता है कि आपकी शिकायत चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, तो उसकी ऊपर की संस्था सुप्रीम कोर्ट में क्या आप जाएंगे या नहीं? मेरा बहुत सीधा सवाल है। अगर आपको चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिलता तो क्या कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? 100% जाएगी, और ये ऑलरेडी जा रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, महाराष्ट्र चुनाव के लिए, हरियाणा चुनाव के लिए, ना मैं तो छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं बस। ना ठीक है, राजशेखर चौबे जी के पास आता हूं। राजशेखर चौबे जी आपके पास आता हूं। सर बहुत महत्वपूर्ण, देखिए चुनाव हो गया है, कहने को ये निकाय चुनाव है लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है चुनाव। अब मुझे ये बताइए सर कि कांग्रेस जो आपत्तियां ले रही है, जो विरोध दर्ज कर रही है, जो चीजें गिना रही है, जनता में उसका कितना असर होगा? जी अभिलाष जी, आपका और साथी पैनलिस्ट और तमाम दर्शकों का अभिवादन। और जो कांग्रेस के आरोप हैं उनमें दम तो दिखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर चुनाव पे कुछ उसका असर होगा, क्योंकि एक तरह से भाजपा काफ़ी हावी है, जैसा कि हमने अभी दिल्ली चुनाव में भी देखा, उसके पहले महाराष्ट्र चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में केवल वे झारखंड में हारे हैं। और प्रायः ये देखा गया है कि जो पार्टी सत्ता में होती है इसमें राज्य में, उसकी निकाय चुनाव में भी उनकी जीत होती है। पिछली बार भी जैसे ज़्यादातर कांग्रेस के जीते थे, और उन्होंने एक तरह से बैकडोर एंट्री की थी उसमें कि पार्षदों के थ्रू चुनाव करवाया गया था। और इस बार सीधे चुनाव है, क्योंकि भाजपा को भी मालूम है कि शहरी क्षेत्रों में उनकी पकड़ अच्छी होती है, और सीधे चुनाव में एक तरह से भाजपा को हराना काफ़ी कठिन है। तो मुझे लगता है उसका कोई ज़्यादा असर होगा ऐसा नहीं लगता। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग है या इवन कोर्ट भी बहुत ज़्यादा इन बातों को संज्ञान में नहीं ले रही है, और विपक्षी पार्टियों का जो भी मसला है उस पर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। जी अभिलाष। ठीक है, मैं वापस आता हूँ सीधे उमेश जी के पास। उमेश जी, अब यहाँ पर देखिए दिल्ली का हाल ही चुनाव निकला है और उसमें एक बहुत अप्रत्याशित और बड़ी सफलता मिली है, तो क्या ये जो मोमेंटम बना हुआ है आप लोगों का, उसको बरकरार रखने जा रहे हैं आप? और अगर चलता है तो क्या चलेगा? अगर आपके लिए चला तो वो केंद्र सरकार में मोदी के फेस पर वोट हो रहा है, शायद सरकार के काम पर हो रहा है, या कांग्रेस की नाकामी पर हो रहा है? क्योंकि आप सारी चीजों को गिनाते हैं, पर सबसे बड़ा फैक्टर आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बीते 13 महीनों के अंदर में जो हमने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का विषय है, अपनी उपलब्धियों का विषय है, और उन उपलब्धियों को जनता के बीच में जो हमारी सरकार ने बीते 13 महीनों के अंदर में उतारा है, प्रमुख रूप से हम उस आधार पर जनता के बीच में गए हैं। और जनता के सामने परिणाम भी है, जनता के सामने तुलनात्मक अध्ययन करने का पूरा अवसर भी था, और जनता ने, मुझको लगता है कि तुलनात्मक अध्ययन करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और मुझको लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता के बीच में यही सबसे सही और सटीक तरीका है कि वो सही व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने, और उसी प्रकार से हम जनता के बीच में गए। रह गई बात कांग्रेस की विफलताओं की, तो मुझको नहीं लगा कि ये कांग्रेस की विफलताओं को हमको बताने की आवश्यकता कहीं पड़ी होगी, क्योंकि जनता ने बीते 5 वर्षों में साफ तौर पर महसूस किया, और बीते 15 वर्षों के अंदर भी नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंदर में जनता ने महसूस किया है। और जनता सीधे तौर पर, जितना मैं जनता के बीच में जुड़ पाया, लगातार जनता के बीच में फील्ड में भी हम लोग लगातार रहे, और कमोबेश हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का भी यही कहना है कि जनता का सीधा रुझान ये है कि इस प्रदेश के अंदर में ट्रिपल इंजन की ताकत के साथ
विकास के कार्य आगे बढ़े और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगे, 2-3 प्रमुख आरोप लगे हैं, उसको मैं 5-5 सेकंड में उन तीनों चारों आरोपों का जवाब यहां पर देना चाहूंगा। पहला, चुनाव को टालने का हम पर आरोप लग रहा है। तो सीधे तौर पर जो न्यायालय की गाइडलाइन थी आरक्षण को लेकर के, विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर के, और उसमें ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेदारी सरकार के सामने थी, और ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको हमने बखूबी पूरा किया, केवल इसलिए कि हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को भी इसमें पर्याप्त अवसर मिल सके। अब कांग्रेस इस पर सवाल उठाती है, उस वक्त चुनाव को देरी को लेकर के सवाल उठा रही थी, तो क्या कांग्रेस चाहती थी कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ ना मिले इस चुनाव में? शायद इसीलिए कांग्रेस के नेता बार बार सवाल उठाते हैं। रह गई बात परिसीमन को लेकर के, गलत परिसीमन को लेकर, परिसीमन पर भी जवाब दे देता हूं, महत्वपूर्ण विषय है आपकी बात आगे। परिसीमन को लेकर के भी यहां पर सवाल उठाने का यहां पर फिर से प्रयास किया जा रहा है। सब जानते हैं कि कांग्रेस से लेकर के तमाम लोग न्यायालय के अंदर में गए और न्यायालय में फैसला उनके खिलाफ निकल करके आया। उसके बाद आज फिर से परिसीमन पर सवाल उठा रहे हैं। अगला, मतदाता सूची और कम मत प्रतिशत को लेकर के भी यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये अंतिम इनका जवाब मैं दे दूं, आखिरी सवाल है इनका। तो मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव आयोग ने चुनाव होने से पूर्व प्रकाशन कर दिया था और तमाम राजनीतिक दल अपने आधार पर सर्वे कराते हैं। हमने भी अपने आधार पर सर्वे कराया, कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर बूथों में सर्वे कराया। क्या तब कांग्रेस को समझ में नहीं आया? क्या तब कांग्रेस इस बात की जहमत नहीं उठा सकती थी कि चुनाव आयोग को शिकायत करे कि भैया जवाब दीजिए, पूरा चुनाव हो गया, सांप निकल गया, तो ये बहाना बनाने लाठी पीट रहे हैं। ठीक है उमेश जी, अजय जी से जवाब लेते हैं। अजय जी, मैंने देखिए पहले वक्त में स्पष्ट रूप से वक्तव्य में कहा कि भैया ये महतारी का फॉर्म भरा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, रिटर्न में लेटर हमारे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के द्वारा चुनाव को लिखित में शिकायत की गई। बिनमोहन समय के बाद भी प्रचार करते रहे, गाजे बाजे के साथ, उसके लिए चुनाव के लिखते रहे। महत्वपूर्ण बात है, वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं, राजशेखर जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये लगातार जो कार्रवाई है चुनाव में पेंडिंग चल रही है, न्यायालय में पेंडिंग चल रही है, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात को स्पष्ट करो विलास जी, अभी तक चुनाव का जो कमिश्नर बनता था उसमें एक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और तीसरा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग होते थे। आखिर मेरे मित्र बता दे, भाजपा के प्रवक्ता, आखिर सीजे को हटा के उसकी जगह इनके मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी को क्यों लाया गया? तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि 3 में से अगर 2 लोग, एक प्रधानमंत्री इनका मंत्री होगा, तो अपने चहेते अपने मनपसंद व्यक्ति को आप आयुक्त के पद में बैठाएंगे। लगातार मटन, मछली, मुसलमान जैसे शब्दों के प्रयोग के बाद, हिंसा फैलाने के बाद, आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के बाद चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। आज वीवीपैट की बात हो, बात हार के ठीक रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम जनता के बीच क्या लिखे गए? भैया ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मेरे मित्र, मैं आपको 5 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। महिलाएं क्यों नाराज है कि भैया आप 500 में सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, आप सनी लियोनो को देने के लिए तैयार हैं। अजय जी, कहां ये विधानसभा चुनाव में आपने कहा नाराज है, नहीं निकली, लोकसभा चुनाव में कहा नाराज है, नहीं निकली, अब फिर कह रहे हैं नाराज है। ये कल डिसाइड हो जाएगा नाराज है या नहीं? राजशेखर जी आपके पास स्पष्ट है। अभिलाष जी देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। हमने इस अभिलाष जी बात कंप्लीट कर लो, मेरा निवेदन है। आपने समय दिया मुझे, 1 मिनट तो दीजिए ना, बात तो कंप्लीट करने दीजिए मुझे। हम 13 महीने की जो सरकार है, 13 महीने की जो असफलताएं हैं, हर वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, न प्रधानमंत्र आवास देते हैं, न 1 लाख रोजगार देते हैं, न नियमित कर्मचारियों को नियमित करते हैं। बौखलाहट देख लीजिए, 5 राज्यों में सिलेंडर नहीं मिलता है। हारने की तैयारी है, ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर लें। अजय जी 1 मिनट, अजय जी देखिए महत्वपूर्ण बात, अजय जी 1 मिनट, आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अजय जी पहले आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए, आप ये बताइए कि कल भगवान ना करे आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो उसकी जिम्मेदार गड़बड़ी होगी चुनाव आयोग और बीजेपी की, या जनता जो है, आप दोनों तरफ चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनता नाराज है, या जनता नाराज है उसकी तरफ जाएंगे, या आपको लगता है कि अगर आपके पक्ष में फैसला आ गया तो आप कहेंगे देखो हमने पहले ही कहा था और चुनाव आयोग ने अच्छा चुनाव करा दिया, या तो फिर आप मान के बैठे हैं कि गड़बड़ियां है, क्योंकि अगर कल इनके पक्ष में फैसला आ गया और आप चुनाव आयोग की बात करते रहे तो जनता तो नाराज नहीं है, फिर इस तरह से दिख जाएगी। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है आपका स्टेटमेंट, कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं अभिलाष जी, मेरा देखिए, हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है अभिलाष जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने लंबा आपको पत्रकारिता का अनुभव है, आप इस बात को मानते हैं ना कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव पारदर्शी होने चाहिए, किसी भी दल को कोई आपत्ति हो, इतने सारे सामाजिक संगठन क्यों न्यायालय में आज हाईकोर्ट ना, वो ठीक है, वो सवालों के घेरे में है चुनाव प्रक्रिया, इसमें बिल्कुल मैं सहमत हूं कांग्रेस से। आपके सवाल का अभिलाष जी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। आज जनता जनार्दन है, जिसने भी जो आज वोट वहां पे
मामले ईवीएम में दर्ज हो चुके हैं। कल दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरा छोटा सा प्रश्न यही है, क्या मेरे को बता दीजिए, अगर ये सत्ता इनके फेवर में नहीं आता, नगरीय निकाय चुनाव परिणाम हारते हैं, तो क्या मेरे भाजपा के प्रवक्ता, मेरे छोटे भाई इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, जो मोदी गारंटी के नाम पे लगातार ठगने का प्रयास है, आज उसमें विश्वास रहेगा? मानेंगे इस बात को? हार स्वीकार करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजशेखर चौबे जी के पास आ जाता हूं। विश्वास पत्र क्यों लाना पड़ता है? मैं उमेश जी प्लीज मुझे आने दीजिए, समय बहुत ज्यादा हो गया। राजशेखर चौबे जी, आपसे एक फाइनल छोटा सा कमेंट में लूंगा। क्या आपको लगता है कि कल अगर बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आता है या कांग्रेस के फेवर में, जिसके भी फेवर में आए, फैक्टर कौन से होने जा रहे हैं? सर, आपका बड़ा लंबा अनुभव है, आप मुझे बताइए। स्थानीय स्तर पर जो कामकाज होता है वो होगा, राज्य शासन का काम भी देखा जाएगा, मोदी सरकार की छवि होगी, या सबका मिश्रित रूप होगा? निश्चित रूप से पूरा मिश्रित होगा और सभी चीज़ों का असर होगा इस पर। और बस मैं इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा कि 4 दिन पहले, पिछले साल धान का जो पैसा दिया गया था, धान बिक्री का, वो एक मुश्त आया था 3100 रुपये के हिसाब से। इस बार पहले 2300 रुपये आए हैं, और इस चुनाव के 4 दिन पहले बाकी जो 800 रुपये का डिफरेंस का पैसा आया है, और बाकायदा उसमें अपील भी आई है भाजपा को वोट देने के लिए। मेरे ख्याल से यह भी कांग्रेस को ध्यान देना होगा। ये भी चीज अच्छी है। चलिए, कांग्रेस अब झुकी बोल रही है कि अगर चुनाव आयोग में उसका सुनवाई नहीं होती तो एक बिंदु और जुड़ जाएगा उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आप तीनों मेहमानों का। उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, अजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, राजशेखर चौबे जी आपका भी हमारे साथ वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।